नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में थे, मुजफ्फरपुर में थे और उन्होंने ऐसी बातें कही जिस पर हैरत भी होती है। देश का गृह मंत्री बिहार सरकार के आंकड़े को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि इसमें बनावटीपना है, फैब्रिकेशन है। देखिए, जब अमित शाह बोल रहे थे, चुनावी सभा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 2024 की तैयारी तो शुरू ही हो चुकी है। तो उन्होंने बिहार की बात की और बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट के बारे में बात। अमित शाह ने साफ तौर पर यह आरोप लगा दिया। देखिए, देश का जब गृह मंत्री बोलता है तो मुझे लगता है कि उनके पास बोलने के पहले कुछ तथ्य होना चाहिए और प्रामाणिकता होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी आंकड़े को कल यदि बिहार सरकार केंद्र सरकार के आंकड़े को झुठलाएगी या फिर केंद्र बिहार के आंकड़े को जिस तरीके से झुठला रही है, तो अमित शाह ने कह दिया कि जो जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यादवों को और मुसलमानों को बढ़ाकर दिखाया गया है। तुष्टिकरण की बात भी उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि यादवों और मुसलमानों को छोड़ दीजिए, बाकी सारी जातियों को कम करके दिखाया गया है, दूसरी ओबीसी जातियों को। तो उन्होंने यह आरोप लगाया सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि उन्होंने यादवों और मुसलमानों को इसलिए बढ़ाकर दिखाया क्योंकि वे लालू यादव के दबाव में हैं। तो यह सियासत है। देश का गृह मंत्री एक सरकारी आंकड़े को, देखिए दूसरे नेता बोल रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन गृह मंत्री जिनकी जुबान बहुत बड़ी जुबान होती है और वे इस तरह से बिहार में आकर बोले हैं, आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने यह राजनीतिक पारी खेली है, राजनीतिक वक्तव्य दिया है और इससे क्या होना है और नहीं होना है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये भाषण जी। तो पूरी तरह से राजनीतिक था। इसको हम लोग इस आधार पर नहीं देखना चाहिए कि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उन्होंने कुछ सरकारी तौर पर इस आंकड़े जी। को पर सवाल उठाया है। ये नहीं है, वो होगा अगर आगे कभी ऐसा हुआ कि सरकारी तौर पर केंद्र सरकार ने कुछ इस पर सवाल उठाए या जो अगली जनगणना होगी उसमें हो सकता है कि जाति की गिनती हो तो उसमें कुछ अलग जी। आंकड़े आए, वो अलग बात होगी। लेकिन ये भाषण पूरी तरह से राजनीतिक था और एकदम से राजनीतिक लाइन पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की अमित शाह ने। वो एक सोच करके आए थे कि ये बात कहनी है। अभी तक क्या है, भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुस्लिम वोट के बारे में इस तरह की बातें करती थी, उसको एक्सक्लूड करती जी। थी अपने पॉलिटिकल किटी से। उसको कभी वो बीजेपी की राजनीतिक पूंजी नहीं रही है। तो मुस्लिम वोट पर सवाल उठाया जाता था कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके बताए जा रहे हैं या उनका तुष्टीकरण हो रहा है, ये बात कही जाती थी। ये बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट जी। नहीं करती है। इस बार उन्होंने कह दिया कि यादव और मुसलमान दोनों की संख्या बढ़ाई गई है। तो ये कुछ एक अतिरंजित सी बात है, किसी भी तरह से आप देखें तो एक अतिरंजित सी बात है जो राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए भी जी। नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि जब से हम राजनीति देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं या वो भी देख रहे होंगे, तब से एक स्थापित धारणा है कि बिहार में मुस्लिम आबादी 17%। 14% है। 17%। यादव जी। आबादी, माफ करिएगा, 14% यादव यादव आबादी है। आबादी ये 14%। ये यादव पहले आबादी से कही जाती 14%। है ये बात की जी। यादव 14%। बिल्कुल, यादव आबादी 14% है, जी। ये बात पहले से कही जाती है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट की तरह है और 1931 में जो जाति की जनगणना आखिरी बार हुई थी, उसके आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाता है कि 14% यादव आबादी है बिहार में और उसमें 16% मुस्लिम आबादी जोड़ करके। और आप हमने सबने सुना है कि एमओआई की राजनीति जो जी। है वो 30% वोट की है। उस 30% में 14% यादव और 16% मुसलमान है। इसमें कोई कभी किसी ने डाउट नहीं किया। तो यादव तो अभी भी जी। 14.2% है। तो इसको हुँ, कैसे हुँ। आप इस आंकड़े को डाउट कर रहे हैं? जो आंकड़ा एक तरह से जनमानस में स्थापित है, 1931 की जनगणना से जो बात चली आ रही है, उसको चैलेंज करने का कोई आधार नहीं है। मुस्लिम आबादी को जरूर आप चैलेंज कर जी। सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आबादी 16% है और इस बार के आंकड़ों में 17.7 या 8% वो आबादी आई है, लगभग 18%। तो उस पर सवाल जी। उठाते तो एक बात समझ में आती कि वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले बना दिया था कि ये 80-20 का चुनाव है, यानी हम 20% को एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो वोट हमको नहीं चाहिए। तो यहां अगर 18% को एक्सक्लूड कर देते, बात समझ में आती कि वो वोट हमको नहीं चाहिए, हम उसके अलावा जो
82% वोट है, हम उसकी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यादव का जी। भी कह दिया। और ये इसलिए अब ये मानना चाहिए है कि बीजेपी यादव को भी अपने वोट बैंक से एक्सक्लूड कर रही है। वो ये मान के चल रही है कि ये वोट हमको नहीं मिलेगा, ये हमको नहीं मिलेगा। और ये एक तरह से जो आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जिस पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, ये उसकी विफलता को स्वीकार करना है। बीजेपी ने ये पॉलिटिक्स शुरू की थी कि हम किसी तरह से लालू यादव से जी। यादव वोट तोड़ सकते हैं। और इसके लिए आप भी जानते हैं कि बड़े प्रयोग हुए। 2014 में जो पहली सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, तो उसमें रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया गया। उसके बाद में नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अभी भी वो गृह राज्य मंत्री हैं। और बड़ी संख्या में 15 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भूपेंद्र टिकट दिया यादव था को यादव प्रभारी बनाया समर्थकों गया। को। तो वो एक प्रयास, बिल्कुल भूपेंद्र यादव प्रभारी बनाए गए और बरसों से अभी तक प्रभारी हैं ही, मतलब थे ही अभी हाल तक, वो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद तक वो प्रभारी थे। तो ये सारे प्रयोग किए और जब वो वोट नहीं टूटा, जब उस वोट में से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो बीजेपी ने उस वोट को एक्सक्लूड करने का फैसला किया। और इस तरह की एक्सक्लूजन की राजनीति, ज्ञानेश्वर जी, तब होती है जब आप दूसरे वोट बैंक को लेकर के बहुत आश्वस्त होते हैं। ये मान के चलते हैं कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, धरातल पर जो जमीनी सामाजिक संघर्ष है, उस संघर्ष में जो जातियां यादव और मुस्लिम के विरोध में हैं, जो ओबीसी जातियां यादव के विरोध में हैं, वो पूरी तरह से आपके साथ आएंगी। जब आप इसको लेकर के आश्वस्त होते हैं, जी। तब आप इस तरह की बात करते हैं। तो अब पता नहीं क्या फीडबैक मिला है अमित शाह को या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि जिस फीडबैक के आधार पर वो 14% का एक बड़ा वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, जिसका जो जो बड़ा डीपली रिलीजियस कास्ट है, वो भले सेकुलर प्रैक्टिस करता हो, बिहार में लालू यादव की वजह से भले वो वोट करता हो राष्ट्रीय जनता दल को, बीजेपी को कम वोट करता हो, लेकिन वो डीपली रिलीजियस कास्ट जी। है, गाय की पूजा करने वाली जाति है, वो गोपालक जाति है। और उस बड़ी संख्या में उसके लोग बनारस भी जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, अयोध्या भी भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं। आप उस जाति को, जो 14% आबादी है, उसको आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। आप ये समझिए, आप इस बात को ऐसे समझिए ज्ञानेश्वर जी, कि बिहार में 7 में से 1 वोटर यादव है, बिल्कुल। और आप उसको कह रहे हैं कि इनकी आबादी बढ़ा करके बताई गई है। बढ़ा करके बताई गई है, इसका क्या मतलब है? जो एक तो आप स्टैब्लिश फैक्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। स्टैब्लिश फैक्ट है कि 14% यादव आबादी है बिहार में, जो इस सर्वे में भी सामने आया है, आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। और ये कहीं से पॉलिटिकली बहुत मैच्योर बात नहीं है कि आप 14% आबादी के लिए ये बात कहें कि आपको आपकी संख्या बढ़ाई गई है। लालू यादव और चूंकि राज में है, सत्ता में है, नीतीश कुमार की सरकार उनके समर्थन से चल रही है, इसलिए डाटा फर्ज कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा आरोप होता है, किसी सरकार पर आप आरोप लगाए कि आपने डाटा के जी। साथ छेड़छाड़ किया, ये फिर सरकार की हम्म। विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। और उस जो पूरा एक तो समाज है, उस समाज का जो प्राइड है, अभी जो गर्व है उसका, कि हम सबसे बड़ी जाति हैं, हमारी सबसे बड़ी आबादी है, आप उस गर्व को भी कम करने का काम करते हैं, कमतर करने का काम करते हैं। आप उसके उस गर्व को भी अपमान में बदलना चाहते हैं कि तुम्हारी आबादी इतनी नहीं है, लेकिन तुम्हारा नेता वहां है, इसलिए तुम्हारी तो आबादी अजीत जी, ज्यादा इसका दिखाई मतलब जाती ये है। हुआ, ये अजीत जी, किसी भी एंगल से आप अजीत जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो अमित शाह ने कहा, यह भाषण अमित शाह भाजपा के नेता के रूप में देखा जाना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पहली बात जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 1931 से यह स्थापित सत्य है कि करीब 14% यादव आबादी है। और आंकड़ों में छेड़छाड़ की बात, अब ठीक है, आपने कहा आगे जनगणना होगी तो क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन क्या आज अमित शाह ने जो कहा और भाजपा का जो हिंदुत्व का नारा है, क्या बीजेपी ने यह मान लिया कि बिहार में हिंदुत्व का नारा पूर्ण रूप से चलने वाला नहीं है, यादव हमारे साथ नहीं है? क्योंकि हमने तब भी देखा था जब सम्राट चौधरी ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की अध्यक्ष बनने के बाद, तो सिर्फ एक यादव को स्थान दिया गया था, वह भी दूसरी पार्टी से आए हुए यादव नेता हैं। तो क्या बीजेपी ने बिहार में यह मान लिया कि यादव हमारे साथ नहीं है, संपूर्ण हिंदू को हम एक कर सकते हैं लेकिन यादव को नहीं कर सकते? बिल्कुल, इसका तो साफ मतलब जी। ये निकलता ही है ना। और ये राजनीति भी आप देखिए, एक तरह से ये राजनीति भी कोई नई राजनीति नहीं कर रही है। मतलब अमित शाह ने जो कहा, ये कोई नई राजनीति नहीं किया। आप देखिए, जब नीतीश कुमार की भी जब सरकार रही, नीतीश कुमार और बीजेपी भी जब एक साथ सरकार में रहे, तब भी यादव को एक्सक्लूड करने की पॉलिटिक्स होती रही है, यादव को जी। अलग थलग करने का। ये क्या है कि अपनी जाति का, जब आप जिस जाति के वोट की राजनीति कर रहे हैं, उस जाति का वोट लेने के लिए जरूरी है कि सोशल जो
फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन में जो उसकी विरोधी जाति है, आप उस पर जी। अत्याचार भी करें। हम्म, इस बात को आप समझिए, हिंदू का वोट लेना है आपको, तो ये जरूरी भी है कि आप दिखे हम्म, कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। आप सिर्फ हिंदू समर्थक होकर के जी। हिंदू का वोट नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर आप गैर यादव पिछड़ों का और अति पिछड़ों का वोट लेना चाहते हैं, तो सिर्फ उनका हितैषी बन के आप नहीं ले सकते। उनका जिस जाति के साथ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आपको एक्सक्लूड करना होगा, उसके ऊपर कुछ अत्याचार करना होगा, उसका विरोध करना होगा। ये एक समाज शास्त्रीय नजरिए से आप इसको देखें। अगर गैर यादव का वोट लेना है, तो आपको यादव को नहीं, अटैक ठीक है करना होगा। अजीत जी। ये एक ठीक है। पॉलिटिक्स है। ये करना होगा। ये जी। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि जब आप देखें, जब जब पिछड़ों का हम्म, मसीहा थे लालू यादव, और उनको सभी पिछड़ों का वोट लेना था, तो सिर्फ पिछड़ों का मसीहा बन के हम्म, वो वोट नहीं ले रहे थे। वो अगड़ी जातियों को अटैक करके पिछड़ों को गोल बंद कर रहे थे। तो यहाँ जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है कि हमको गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट लेना है, तो हमको यादव को अटैक करना होगा। तो ये काम करके अमित शाह आज गए हैं, आज उन्होंने ये काम किया है। नहीं, वो काम किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन यदि हम 14% मतलब बड़ी आबादी होती है, बड़ा वोट होता है, और यदि हम बिहार में सांसदों की स्थिति देखें तो सबसे अधिक सांसद तो राजपूत जाति के हैं 7, और 5 दूसरे नंबर पर यादव जाति के हैं, और 5 में से 3 जो यादव सांसद हैं, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, अशोक यादव भी आज मीटिंग में मौजूद रहे होंगे। तो ये 3 यादव, इनके लिए तो आज अमित शाह ने बिल्कुल कब्र ही खोद दी कि इन्हें अपनी ही जाति का मत कैसे मिलेगा, जब उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई आपकी जनसंख्या की आपकी जनसंख्या को बढ़ाकर दिखाया गया है और यह काम लालू यादव और नीतीश कुमार ने किया है। यह तो राजनीतिक नुकसान अ, यादव मतों में होगा, लेकिन इसका फायदा दूसरे मतों से प्राप्त कर पाएंगे क्या? और यदि आप ऐसे भी देखें तो 31% मत जो है, नीतीश कुमार और लालू यादव ने, अभी हमने कुर्मियों की संख्या छोड़ दी है, कुशवाहा में कितना डिवीजन होगा से छोड़ दिया, 31% तो इंटैक्ट कर लिया ना उन्होंने। बिल्कुल, वो तो बीजेपी ने खुद भी करा दिया। जी। जो पहले एमवाई समीकरण का था, उसको और कंसोलिडेट करा दिया अमित शाह ने। जी। यही हमने पहले कहा था, पहले अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही हमने ये बात कही है कि इस तरह की राजनीति आप तभी करते हैं जब आप आश्वस्त होते हैं कि इसका जो विरोधी वोट है वो हमको मिलेगा। जी। तो यही सवाल है, ये जानने की बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं और जो अन्य पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो ईबीसी है, जिसको एक बार बोलते हुए अमित शाह जी का की जबान फिसल गई, तो उन्होंने आर्थिक रूप से बैकवर्ड कह दिया उसको, ईबीसी को। लेकिन वो जो ईबीसी है, जो 36% है, वो, और जो गैर यादव पिछड़ा है, मतलब जो 13% बाकी वोट है, उसमें से मान लीजिए 3% आप नीतीश कुमार का वोट हटा दे, तो जो 10% यादव और कुर्मी के बाद जो पिछड़ी जाति का जी। बचता है 10% वोट, और अत्यंत पिछड़ी का 36% वोट, तो क्या बीजेपी ये 46% वोट लेने को आश्वस्त है कि ये 46% वोट हमको मिल जाएगा, हम इस तरह से यादव को अटैक करेंगे, कुर्मी नेता है नीतीश कुमार, हम उनको अटैक करेंगे, तो क्या हिंदुत्व के नाम पर जो बाकी बची हुई 46% पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों के वोट हैं वो हमको मिल जाएंगे? बीजेपी इस बात को लेकर के क्या आश्वस्त है? और ये देखिए आप, इस उनके भाषण की और बातें, जो उन्होंने ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना काम किया, ये जो 27 उपलब्धियां मंत्री। बताई हैं, वो बताना इसलिए जरूरी था, ये बताना इसलिए जी। जरूरी था उनको कि वो इस बात का, ये बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो सारा हम्म, वोट हमको मिलेगा। ओबीसी हितैषी बताने का के पीछे ये लॉजिक था। आप देखिए, कभी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, कांग्रेस ने भी पहले कभी नहीं किया, अब कर रही है, लेकिन जाति की राजनीति कभी भी बीजेपी जी। का टेरेन नहीं रहा है, वो बीजेपी का फोर्टे नहीं है, उसका होल्ड नहीं है, उसकी राजनीति नहीं है वो। कि आप जैसे कास्ट की पॉलिटिक्स में घुसेंगे, आप उस पिच पर चले जाएंगे जिस पिच के सबसे धुरंधर खिलाड़ी लालू यादव और नीतीश कुमार हैं, आप उनकी पिच पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना। बीजेपी का पिच तो वो नहीं है कास्ट की राजनीति, बीजेपी का पिच तो हिंदुत्व की राजनीति है। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति में आप जा करके अंदर घुस करके और कास्ट के पिच पर गए हैं, तो ये आपको 100% आश्वस्त होना होगा कि बाकी 46% वोट आपको मिलेगा अत्यंत पिछड़ी जाति का और बची हुई पिछड़ी जातियों का। और इसके लिए जो उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया है, ओबीसी आयोग जो था, ओबीसी कमीशन जो है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया है, ये दिया है, इसमें ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, जी। जो वो बता रहे थे, इस सत्य में कोई सवाल नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ा काम जो उन्होंने किया है कि नीट की परीक्षा, जो मेडिकल दाखिले की परीक्षा होती है, उसमें जो सेंटर का कोटा होता है, उस सेंटर के कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया उन्होंने।
और भी इस तरह के जो आईआईटी और इन सब संस्थानों में जो आईआईटी पोस्ट खाली थे उनको भरने का हो या दाखिले की बात हो, तो इस तरह की तमाम बातें अमित शाह ने गिनाई है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी अब बहुत खुल करके और बहुत आक्रामक तरीके से अत्यंत पिछड़ी जाति और गैर यादव गैर कुर्मी जो पिछड़ी जातियां हैं उसकी नहीं, पॉलिटिक्स ठीक करने है जा रही है। देखिए अब आइए, जो आपने कहा, पहला सवाल कहा आपने कि जो तीनों यादव जी। नेता हैं उनका क्या होगा। तो बीजेपी ये मान के चल रही है, बीजेपी इस पॉलिटिक्स को समझ रही है और ठीक समझ रही है कि आप देखिए, आप ही ने कहा कि कैसे 7 राजपूत एमपी सांसद हैं, सबसे ज्यादा जी राजपूत सांसद कैसे हैं। वो इसलिए है क्योंकि उसकी जाति बंधुआ नहीं है, उसकी जाति जो उसका कैंडिडेट होता है उसको वोट कर देती है, जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको वोट कर देगी। फिर बाकी जगह अपना आप अपने अपने वैचारिक कमिटमेंट के आधार पर वोट करेगा, वो अलग चीज है। लेकिन अपनी जाति का जहां कैंडिडेट है वहां उसको वोट करना है, अगर वो जीत रहा है तो जिताना है। तो बीजेपी ये मान रही है कि हम जो 3 यादव या 4 यादव या 5 यादव हमारे 3 हैं और हम अगर ज्यादा लड़ाते हैं तो उसको यादव का वोट मिल जाएगा, बाकी जगह मिले ना मिले, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट होगा उसको मिल जाएगा। तो वो अपना कुछ वोट और बाकी जो 46% हम लोग जो वोट गिन रहे हैं अत्यंत पिछड़ा और गैर यादव गैर कुर्मी का पिछड़ा, वो हमको मिलेगा, उसका मेजोरिटी वोट हमको मिलेगा। मेजोरिटी का मतलब अगर उसका 70-80% वोट भी मिलता है तो वो एक बड़ा जी चंक होता है वोट का, तो वो वोट जी हमको मिल जाएगा। और दूसरा क्या, हम मुस्लिम और यादव को अटैक करके जो एक दूसरा या तीसरा मकसद कहें जो अमित शाह साध रहे थे, वो ये है कि फॉरवर्ड वोट को एकजुट करना, उसको बिखरने से बचाना, उसको पूरी तरह से एकजुट कर देना। देखिए बिहार में क्या फॉरवर्ड का जो भी लड़ाई रही है, जो ग्राउंड पर कॉन्फ्लिक्ट रहा है पिछड़ी जातियों में, उसमें यादव से ही रहा है। मैक्सिमम जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो यादव से रहा है, चाहे ब्राह्मण का हो या भूमिहार का हो, उसका कॉन्फ्लिक्ट यादव से रहा है। और जो उग्र हिंदुत्व की राजनीति है जो मिडिल क्लास को अपील करती है और उसको एंटी मुस्लिम थॉट के साथ उसको बीजेपी के खेमे में ले जाती है, वो भी एक बड़ा वर्क फॉरवर्ड का है। तो यादव और मुस्लिम को जब एक्सक्लूड करने की राजनीति की है अमित शाह ने, तो फॉरवर्ड वोट इंश्योर करने की कोशिश भी है साथ में ये। तो वो ये मान रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा 36%, जो 15%, 15.5% जो सवर्ण है उसमें 5% हटा दीजिए, 10.5% जो हिंदू सवर्ण है वो, और 10% गैर यादव गैर कुर्मी, यानी 56% वोट जो है वो हम इंश्योर करने की राजनीति कर रहे हैं। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उसमें अगर उनके यादव कैंडिडेट कुछ यादव वोट ले लेते हैं तो बाकी बाकी वोट मिला करके उनके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये हम लोग एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, होगा क्या वो अलग चीज है, लेकिन ये सोच करके उन्होंने यादव और मुस्लिम दोनों को अटैक किया है। अजय जी, हम ये समझना चाहते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि जहां नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव हैं और अशोक यादव हैं, वहां यादव जाति के मतदाता शायद बीजेपी को मत दे दे, लेकिन जब हम पाटलिपुत्रा में देखेंगे तो रामकृपाल यादव बनाम मीसा भारती की लड़ाई होगी या रितलाल यादव की लड़ाई होगी, तो क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। दूसरी बात जो समझने की है, आज मुझे लगा अमित शाह के भाषण से कि कुछ हो चाहे न हो, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव ने अमित शाह को परेशान तो कर दिया है, क्योंकि आज मुजफ्फरपुर की सभा में अमित शाह को यह कहना पड़ा कि कास्ट सेंसस को लेकर जब बिहार ने फैसला किया तो बीजेपी सरकार में साथ में थी, जबकि कास्ट सेंसस कास्ट सर्वे इसे लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रही, किस तरीके से कोर्ट में मुकदमेबाजी हुई, यह सभी जानते हैं। तो लालू यादव और नीतीश कुमार ने यहां तो बैकफुट पर अमित शाह को ला दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी पहले एक बार हरा भी चुकी है। समस्या जी यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी से अभी तक बीजेपी जीत नहीं पाई है बिहार में। अब इस हम्म, ये असली असली चिंता ये है कि जी एक ही बार दोनों साथ में लड़े थे 2015 में और बीजेपी चुनाव हार गई थी। और उस समय जी आपको ध्यान होगा बेतिया की सभा में कहा था अमित शाह ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इसके बावजूद हम्म, वो दाव काम नहीं आया था और तब भी बीजेपी हार गई थी उसमें। जी 2014 में बीजेपी जीती जरूर थी, तब लालू और नीतीश साथ नहीं थे, दोनों अलग अलग लड़ रहे थे। और फिर 2019 हम्म, में बीजेपी जीती, तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तो अभी तक लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को हरा नहीं सके, एक ही चुनाव हुआ है और वो दोनों वहां जीते हैं। तो अब फिर अगला जी मुकाबला बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी कि उन दोनों की जोड़ी से करना है। तो एक उसका फ्रस्ट्रेशन तो जी होगा कि उनसे हम जीत नहीं सके हैं। जब सारी हम्म, दुनिया जीत रहे थे, पूरा दिग्विजय अभियान चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तब 2015 में हराया था। और दो लोगों ने हराया था, आपको ध्यान होगा, पहले जनवरी में अरविंद केजरीवाल ने और फिर नवंबर दिसंबर में लालू यादव और नीतीश कुमार नीतीश की कुमार जोड़ी। लालू यादव में तो जी ये इनके दिमाग में ये होगा, इसका गुस्सा भी होगा, खुन्नस भी होगी, एक फ्रस्ट्रेशन भी होगा।
और ओवरऑल जो पूरे देश में ओबीसी की राजनीति हुई है ज्ञानेश्वर जी, जो कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, राहुल गांधी भी बार बार कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बीजेपी बैकफुट पर आई है। और अभी 2 दिन पहले अमित शाह ने, 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति गणना की विरोधी नहीं रही है। और ये उन्होंने कहा था कि लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के सबकी सलाह से हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तरह का ये, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कभी इस तरह का बयान नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार प्रदेश के नेता जरूर करते, लेकिन चूंकि अब वो एक पूरा नेशनल फिनोमिनन बन गया है जाति गणना। अभी कल ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है, जाति जनगणना की, जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने। और राजस्थान में चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले अशोक गहलोत की सरकार ने जारी की। तो अब ये एक नई चीज है। उड़ीसा ने तो आंकड़े भी जारी कर दिए बिहार के बाद। तो पूरे देश में हो रहा है और बीजेपी को अगला चुनाव पूरे देश का ही लड़ना है। बिहार का चुनाव तो बाद में आएगा, पहले तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो जहां से मंडल की राजनीति शुरू हुई है, जहां जाति गणना की शुरुआत हुई है, जहां सबसे पहले आंकड़े आए हैं, उस जगह से एक एड्रेस करके और पूरे देश के ओबीसी वोटर्स को मैसेज दिया है अमित शाह ने। उन्होंने यही नहीं कहा कि हम उसमें सरकार में साथ थे। अगर उसके बाद की लाइन सुने तो अमित शाह ने यह कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का फैसला था। अब आप सोचिए, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी उसमें साझेदार थी सरकार में, लेकिन उन्होंने कहा कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये मैसेज बिहार की ओबीसी मतदाताओं को भी दे रहे हैं। ओबीसी में माइनस यादव माइनस कुर्मी, जो बाकी ओबीसी है, ईबीसी है, उसको मैसेज दे रहे हैं। और वहीं से बिहार की जमीन से खड़े होकर के पूरे देश के ओबीसी मतदाताओं को एक मैसेज दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के हितैषी हैं, ईबीसी के हितैषी हैं। और इस बात को जेडीयू के नेता भी समझ रहे हैं। अभी कल आपने देखा होगा कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चैलेंज किया राजीव रंजन सिंह लल्लन ने भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का सबूत पेश करे कि कैसे नरेंद्र मोदी अत्यंत पिछड़ी जाति में आते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब 2000 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में शामिल किया था, ओबीसी सूची में। और तब तक तो नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हो गए थे, तो उनका बचपन तो उस सामाजिक परिवेश में नहीं गुजरा है ना। उनका बचपन या उनकी जवानी जब गुजरी है, जब वो उनके बनने का फॉर्मेटिव ईयर्स थे, तब तो उनकी जाति पिछड़ी जाति में नहीं आती थी। ये बात राजीव रंजन सिंह कह रहे थे। तो ये कहने का मतलब ये था कि उनको भी पता है कि बीजेपी अब इसी पिच पर आकर के खेलेगी जिस पिच पर खड़े होकर हम लोग खेल रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी जिस पिच पर खेल रही है, उसी पिच पर आकर के बीजेपी भी खेलेगी, ये बात उनको समझ आ गई है। इसीलिए इधर से एक नैरेटिव बन रहा है, दूसरी तरफ से काउंटर नैरेटिव उसका सेट किया जा रहा है। ये बिहार की पॉलिटिक्स में अब बीजेपी भी यही पॉलिटिक्स करेगी जो अब तक जेडीयू और आरजेडी कर रहे थे। ठीक है अदित जी, नैरेटिव जी, नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव बन रहा है। लेकिन अमित शाह ने आज एक और फिर से भय दिखाया सीमांचल का, कि तुष्टीकरण जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार लालू यादव के साथ मिलकर कर रही है, हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। लेकिन जब कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई तो हमने ये देखा कि मुसलमानों की आबादी इतनी अधिक नहीं बढ़ गई कि बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात है। वहां भी जनसंख्या नियंत्रण पर समाज ने ध्यान दिया है और धर्म ने ध्यान दिया है। यदि हम सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो हमने देखा कि मुसलमानों से अधिक आबादी तो दलितों में बढ़ गई। तो ये सीमांचल का खौफ फिर से अमित शाह ने दिखाना शुरू किया है बिहार को, ताकि जो हिंदू मतों की गुलबंदी है वह संभव। उन्होंने 22 जनवरी 2024 की भी चर्चा की, जब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, और लोगों से अपील की कि हर मंदिर में पूजा अर्चना। और ये तो सीमांचल का खौफ, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, जो इलाके हैं जहां माना यह जाता है कि बीजेपी की पकड़ अब भी नहीं है। जबकि दूसरी बात है कि 2019 में अररिया सीट भी बीजेपी ने जीत ली थी। देखिए, उन्होंने मुजफ्फरपुर का भी नाम लिया इसी क्रम में, भागलपुर का भी नाम लिया उन्होंने इसी क्रम में। ये सब उन्होंने कहा कि यहाँ जो है, और फिर एक जैम वाली बात उन्होंने कही, जो जिस कड़ी में ये बात आगे आई, जैम की बात उन्होंने कही, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि जैम अपना वो उनका है कि जनधन, आधार और मोबाइल। ये जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए हमने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया और ओबीसी को इतना इंपावर किया है, और गरीब पिछड़ी जाति को, तमाम देश के नागरिकों को हमने बहुत इंपावर किया इस जैम से। तो अब ये जैम तो ऐसा है ना कि जीरो बैलेंस अकाउंट पहले भी खुलते थे, जनधन भले नाम नहीं था, आधार भी पिछली सरकार का प्रोजेक्ट था जिसका नरेंद्र मोदी ने जी तोड़ विरोध किया था कि ये बहुत देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, नागरिकों की प्राइवेसी के लिए भी खतरा है। मोबाइल भी बहुत पहले से आया हुआ था। तो क्रेडिट लेने की बात होती है, वो जैम कह के बीजेपी उसका क्रेडिट लेती है।
उसी जैम के बदले उन्होंने कहा कि बिहार का एक जैम है जिसमें जातिवाद और अपराध है, जातिवाद और परिवारवाद है, अपराध है और मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो ये जी। तीनों भय जो है, ये तीनों चीजें बीजेपी के पॉलिटिकल नैरेटिव में सेट होती हैं। एक तो क्या है कि जातिवाद और परिवारवाद जैसे आप कहते हैं, वैसे आप फिर वही बात यादव को एक्सक्लूड करते हैं। अटैक लालू यादव के परिवार के ऊपर है। नीतीश कुमार तो कोई परिवारवाद करते नहीं है। नीतीश कुमार ने तो अपने परिवार के किसी आदमी को आगे नहीं बढ़ाया, यहाँ तक कि अपने बेटे तक को नहीं बढ़ाया उन्होंने, भाई भतीजों की तो छोड़ दीजिए। तो परिवारवाद का मतलब लालू यादव हो गए। तो आप फिर एक यादव को एक्सक्लूड करने की बात हो गई। अपराध का मतलब फिर लालू यादव हो गए। जो लालू यादव और राबड़ी देवी के राज का एक नैरेटिव बना था जंगल राज का, और उससे भी कौन डरता है? जब जंगल राज की बात होती है, लालू राबड़ी के राज का भय जब दिखाया जाता है तो उससे कौन डरता है? उससे जो अगली जाति के लोग हैं वो डरते हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनको डर लगता है उससे। तो फिर वो एक अपने ही उसी पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट है। और तीसरा पार्ट है मुस्लिम तुष्टीकरण। जैम का जो एम है वो मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो ये तुष्टीकरण की बात उन्होंने उस समय भी कही कि जब की जाति उनकी जनगणना में उनका आंकड़ा बढ़ा के बताया गया है, और दूसरे की सीमांचल का और इन सब इलाकों के नाम लिए उन्होंने कि इसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी जब बिगड़ रहा है। तो ये भी मिडिल क्लास को और व्यापक हिंदू समाज को एक भय दिखाना है कि यहाँ मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं या आपको डर के रहना होगा। और देखिए कि आप पिछले कुछ समय से लगातार फुलवारी शरीफ में एनआईए के छापे, दरभंगा में एनआईए के छापे, मोतिहारी में एनआईए के छापे, ये तमाम जो आतंकवाद के खिलाफ जांच करने वाली जो एजेंसी है वो लगातार दरभंगा मॉड्यूल है, मधुबनी मॉड्यूल है, या सीमांचल का मॉड्यूल है, बिहार मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को एक्सपोज कर रही है। तो एक तरह से क्या है, एक प्रोफाइलिंग है, सोशल प्रोफाइलिंग है 18% आबादी का, जो एजेंसी की जांच से तो हो रहा है। मान लीजिए एजेंसी तो अपने ऑब्जेक्टिव तरीके से जांच कर रही होगी अपने इंटेलिजेंस के आधार पर, लेकिन पॉलिटिकली उसकी एक प्रोफाइलिंग हो रही है कि ये आबादी बढ़ रही है, इस आबादी का एक बड़ा तबका इस तरह के मॉड्यूल से जुड़ रहा है, और वो फिर खतरा बन सकता है बिहार के लिए और बिहार के हिंदू समाज के लिए। तो ये कुल मिलाकर के जो पॉलिटिक्स है, बिहार के जंगल राज, पुराना जो जंगल राज जिसका भय दिखा करके बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी सरकार में आए थे, उसका भय दिखाना मिडिल क्लास को, सवर्णों को, अत्यंत पिछड़ी जातियों को और दलितों को, जिनकी आबादी लगभग 20% है, 19.65% है। तो उनको ये चीजें कन्वर्जन होता है। मान लीजिए अगर जैसे कन्वर्जन होता है तो दलित उसका शिकार बनता है, उसका निशाना बनता है। कहीं अगर दबंग जातियों का अत्याचार होता है तो दलित और अत्यंत पिछड़ी जातियां उसका निशाना बनती हैं। तो उनको एड्रेस करना, जो हम लोगों ने पहले एक 56% का वोट जो बताया कि 56% का वोट एक है जो बीजेपी चाहती है कि उसके साथ आ जाए, उसमें ये 20% का वोट भी उसकी नजर में होगा। तो जातिवाद परिवारवाद उसका निशाना भी लालू यादव, और अपराध उसका भी निशाना लालू यादव, मुस्लिम तुष्टीकरण उसका भी निशाना लालू यादव। ये मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप नीतीश कुमार पर नहीं लगा सकते हैं, मैक्सिमम टाइम तो बीजेपी के साथ ही रहे। तो कुल मिलाकर के इस भाषण का लबोलुआब ये है ज्ञानेश्वर जी कि लालू यादव निशाने पर है। नीतीश कुमार, फिर भी नीतीश कुमार को वो थोड़ा टीज कर रहे थे अमित शाह, कह रहे थे कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आप छटपटा रहे हैं, आपको तो इंडी अलायंस ने संयोजक तक नहीं बनाया। तो ये चिढ़ाने वाली बात थी जो उनको कह रहे थे वो, लेकिन अटैक जो था पॉलिटिकली, वो अटैक लालू यादव के ऊपर था। क्योंकि चलिए, लेकिन हम एंडिंग रिमार्क्स में ये तो मान लेना कि अमित शाह ने और बीजेपी ने मान लिया कि बिहार में यादवों का मत हमें नहीं मिलने वाला है, जहां हमारा उम्मीदवार यादव नहीं होगा। इसलिए हमें जो भी रोड मैप तैयार करना है, इलेक्शन का जो प्लान स्ट्रेटजी तैयार करनी है, उसमें माइनस यादव माइनस मुसलमान, इसी रास्ते पर आगे चलकर हमें बिहार में जीतना है। जो वो कहते हैं 40 में 40 जीतेंगे, ये तो नतीजे बताएंगे। और आने वाले समय में क्या दिखता है, रुझान क्या बनता है, लोगों के ओपिनियन क्या बनते हैं, तो यही स्थिति दिखती है अजीत जी। ये तो स्थिति है, ये तो बिल्कुल ये तो सोच के बहुत ये कॉन्शियस डिसीजन है बीजेपी का, और बड़ा डेलिबरेटेड डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, अब अमित शाह कोई बात ऐसे अनायास नहीं कर सकते हैं कि हम खड़े हुए और जो मुंह में आया सो बोल दिए, उस तरह का नहीं कर सकते हैं। वो तो उनको सर्वे हुए होंगे, उनको उनका फीडबैक मिला होगा, उनको इस बात की आश्वस्ति हुई होगी कि अगर हम अटैक करते हैं और एक्सक्लूड करते हैं, हम अलग थलग करते हैं अगर यादव जाति को, तो जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने गैर यादव पिछड़ी जाति से ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका वोट, जो कुशवाहा समाज का वोट है, धानुक समाज का वोट है, वो उनके साथ आएगा।
तो वो वोट आ जाए और अत्यंत पिछड़ी जातियां हमारे साथ आ जाएं, दलित का वोट हो और हम फॉरवर्ड को अपने साथ गोल बंद करें। तो ये सब उनको अपना फीडबैक आया होगा, उन्होंने सर्वे कराए होंगे, पार्टी का संघ से भी उनके उनके पास इसके आंकड़े आए होंगे। ये सब सोच करके उन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये अपने आप नहीं लिया। हमने पहले कहा कि वो जो अब तक राजनीति की थी, पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाजपा का कमान संभालने के बाद के पहले 7-8 साल में जो पॉलिटिक्स बिहार को लेकर के हुई है, वो पॉलिटिक्स अब उस पॉलिटिक्स को छोड़ करके आगे बढ़ी बीजेपी। उस पॉलिटिक्स में भूपेंद्र यादव भी अब नहीं है वहां प्रभारी के तौर पर, भी अब विनोद तावड़े हैं, अब वहां जो संगठन के लिए आए हैं आरएसएस की तरफ से वो भी भिखू भाई दलसानिया हैं। तो अब दूसरी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, और उस पॉलिटिक्स में गैर यादव, गैर कुर्मी और गैर मुस्लिम वोट, ये उसका फोकस का एरिया है। अगर कहीं आपने यादव कैंडिडेट बीजेपी ने दिया, उसको यादव वोट मिल गया, वो बोनस है उसका। और ये हमने जैसा पहले कहा कि ये शो कर रहा है, ये बात अब खुल के कहनी होगी। अब ये परोक्ष रूप से आप पॉलिटिक्स करेंगे तब नहीं, तब वोट नहीं मिलेगा। अगर आपको अन्य पिछड़ी जातियों का, गैर यादव पिछड़ी जातियों का और अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट अगर एकजुट करना, अपने साथ ले आना है, तो आपको यादव वोट के ऊपर निशाना साधना होगा, उसको अटैक करना होगा। तो वही काम आज उन्होंने किया है, ये बहुत सोच समझ के उन्होंने किया है। इसमें जोखिम भी है, जब आप 14% वोट को अलग थलग करते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमको ये वोट नहीं लेना है, तो आप एक जोखिम भी ले रहे होते हैं। लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। जो रिस्क पहले सवर्ण जातियों को एक्सक्लूड करके नीतीश कुमार, लालू यादव ने लिया 2015 में, या 90 के दशक में लालू यादव ने जिसकी पॉलिटिक्स की थी, तो ये सोचा समझा कैलकुलेटेड रिस्क है। इस कैलकुलेटेड रिस्क को की परीक्षा होगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी इसी पॉलिटिक्स, इसी लाइन पर आगे बढ़ती है या नहीं। आगे की सभाओं में लोग इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं, या फिर से एक कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये अब देखने वाली बात होगी, आगे की सभाओं में वो पता चलेगा। चलिए, देखने वाली बात होगी, तो आगे क्या होता है इस पर भी हम नजर रखेंगे। आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।